बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज ई कैट का लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी फ़र्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 4 है और इसमें हम एक्सरसाइज 4.1 से 4.5 तक कवर करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या होता है जी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है ना, जैसे हमारे पास MCQ नंबर 1 है, इफ़ n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर देन द एक्सप्रेशन n x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 प्लस अप टू सॉन a1x और प्लस a0। ठीक है जी, इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहा जाता है और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है n, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n है जी। ठीक है जी, जो एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर होती है उसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। जैसे कि आपके पास MCQ नंबर 2 है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन x। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो क्या कहलाती होती है, जैसे कि डी ऑप्शन में हाईएस्ट पावर ऑफ x जो होगी दैट इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब MCQ नंबर 3 हमारे पास है, कहते थे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल स्क्वायर रूट ऑफ ax की पावर 5 प्लस bx की पावर 4 प्लस cx का क्यूब इज इक्वल टू 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी। ठीक है जी, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट अगर ख़त्म करें तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने से राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और बाकी ax की पावर 5 प्लस bx की पावर 4 प्लस cx क्यूब रह जाता है और 4 लेफ्ट पे आकर माइनस हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर कितनी है 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब मूव करते हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विद a डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम दिया करते थे। ठीक है ना, इस जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विद a डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जी MCQ नंबर 5 है, ज़रा देखें, कहते हैं जी ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहेंगे, इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, या फिर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होती है जिसमें इक्वलिटी का साइन पाया जाए, तो इसका मतलब ये इक्वेशन तो नहीं है और आइडेंटिटी इक्वेशन की एक टाइप थी। ठीक है ना, तो ये आइडेंटिटी भी नहीं है, इक्वेशन भी नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगी, तो फिर क्या बचा, पॉलिनोमियल है जी। ठीक है जी, अब MCQ नंबर 6 अगर रीड आउट करें, ठीक है जी, कहते हैं जी इफ़ अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग वन टर्म, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ वन टर्म हो तो उसे हम मोनोमियल कहा करते हैं और जिसमें 2 टर्म्स होंगी उसे क्या कहा जाएगा, बाइनोमियल कहा जाता है। ठीक है जी, जैसे कि MCQ नंबर 7 हमारे पास है, इफ़ अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग 2 टर्म्स देन इट इज़ कॉल्ड बाइनोमियल। और MCQ नंबर अगर 8 MCQ देखें तो कहते हैं इफ़ अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग 3 टर्म्स देन इट इज़ कॉल्ड। तो जिसमें ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होंगी उसे ट्राइनोमियल कहा जाएगा और जिसमें 4 टर्म्स होगी उसको क्वाड्रिक कहा जाता है या बाई क्वाड्रेटिक भी कहा जाता है। अब एक MCQ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहता है अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज़, कि ये मोनोमियल होती है, बाइनोमियल होती है, या ट्राइनोमियल होती है। ठीक है जी, या ऑल ऑफ दिस। तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे अगर हम ऊपर MCQ नंबर 5 में देखें तो ax² प्लस bx प्लस c ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब चलिए सोल्यूशन इसका अगर देखते हैं MCQ नंबर 9 का। ठीक है जी, हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है जी, ये भी हो सकता है सिर्फ ax² हो। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें कितनी टर्म्स है, सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये आपका मोनोमियल हो गया। मगर ये भी हो सकता है कि ax² प्लस c हो, तो अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 हैं, तो ये बाइनोमियल हो गया। और इसी तरह ax² प्लस bx प्लस c भी आपका ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो ये ट्राइनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है में भी मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल होता है। अच्छा जी, MCQ नंबर 10, द बेसिक टेक्निक
फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मेथड हुआ करता था? फैक्टराइजेशन होता था, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हम यूज़ किया करते थे। तो फिर ये तीनों मेथड हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हैं थी, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगी। अच्छा जी, अब MCQ नंबर 11 हमारे पास है। द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो इसको जब हम सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आया करता था? ठीक है जी, -b + -√b² - 4ac/2a, या फिर बी ऑप्शन में -b + -b² - 4ac/2, या सी ऑप्शन -b + -√b² - 4ac/a, और डी ऑप्शन -b + -√b² - 4ac/2। हाँ जी, क्या कौन सा इसका आंसर हुआ करता था? डी ऑप्शन में ही इसका आंसर है, और इस आंसर का नाम क्या हुआ करता था? क्वाड्रेटिक फार्मूला हुआ करता था, ठीक है। MCQ नंबर 12 की तरफ मूव करें। कहता है द सोल्यूशन सेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 4x + 1 इज, हाँ जी, क्या ऑप्शन आंसर होगा? A, B, C, K, D होगा, ठीक है जी। सोल्यूशन चेक करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन हमारे पास इक्वेशन हमें दी थी 3x² + 4x + 1 = 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास क्या फैक्टर्स बने? x + 1 और 3x + 1। तो जब x + 1 को सेपरेट करूँगा तो यहाँ से मुझे x की क्या वैल्यू मिलेगी? -1, ठीक है जी। -1 बी ऑप्शन में भी है, सी ऑप्शन में भी है। और सेकंड फैक्टर को सेपरेट करूँगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी? -1/3। तो इसका मतलब इसका आंसर फिर क्या हुआ? हाँ जी, बी ऑप्शन हुआ। अच्छा जी, MCQ नंबर 13 हमारे पास है। कहता है जी द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 6x² + x - 15, इसका सोल्यूशन क्या होगा? ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपने खुद ट्राई करना है। MCQ नंबर 14, ठीक है जी, ये ट्राई करते हैं। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 15x² + 2ax - a² = 0, क्या इसका आंसर होगा? A, B, C, K, D होगा। सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं जी। हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी 15x² + 2ax - a², और इसकी भी फैक्टराइजेशन हो रही है। तो फैक्टराइजेशन हमने की 15x² + 5ax - 3ax और -a²। फर्स्ट टू में से 5x अगर कॉमन है तो क्या बचेगा? 3x + a, और लास्ट टू में से -a कॉमन मिल रहा है तो क्या बचेगा? 3a कॉमन, सॉरी a कॉमन लिया तो 3x + a बच जाएगा, ठीक है जी। और इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x + a, तो क्या बचेगा फिर? 5x - a। जब फर्स्ट टर्म को सेपरेट करूँगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी? -a/3, और सेकंड को जब सेपरेट करूँगा तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी a/5। तो जैसे कि इसका सी ऑप्शन है जी। अच्छा जी, MCQ नंबर 15 हमारे पास है। कहता जी इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज़, ठीक है जी, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज देन द अदर रूट इज, तो सेकंड रूट इसका क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात होगी यहाँ पे, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पॉसिबल आंसर कितने होते हैं या मैक्सिमम आंसर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर में हो तो इसका सेकंड रूट जो होता है वो इसका कंजुगेट होता है, यानी जो भी अगर कोई आंसर आता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर आता है दूसरा उसका कंजुगेट होगा। तो -1 + आयोटा का कंजुगेट क्या होगा? -1 - आयोटा हो जाएगा, जैसे कि डी ऑप्शन है, ठीक है जी। इसका सेकंड जो आपके पास रूट होगा वो -1 - आयोटा होगा। यहाँ पे ये स्पेशल नोट भी किया हुआ कि इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी देन अदर विल बी इट्स कंजुगेट, दूसरा इसका कंजुगेट होगा। MCQ नंबर 16 जी, कहते हैं इफ़ वन सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + ax + 2 इज, अगर वन इसका आंसर है देन a किसके इक्वल होगा? -7 के या 7 के, 0 के या -1 के। तो x की वैल्यू उसने दी हुई है, आप लोगों ने जस्ट इस इक्वेशन में पुट करनी है और चेक करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ये आपके लिए होमवर्क है जी। अब नेक्स्ट, ठीक है जी, MCQ नंबर 17, टू रिड्यूस द इक्वेशन
ए एक्स की पावर 2n प्लस बी एक्स की पावर n प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस क्या थी। तो दोनों में मिनिमम पावर किसकी है, x की पावर n है या x की पावर 2n। तो x की पावर n को हमने y के साथ रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि MCQ नंबर अगर हम 18 हम देखें, कहते हैं जी टू रिड्यूस द इक्वेशन x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1/4, हाँ जी -6, हाँ जी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, हाँ जी इसके लिए सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस क्या होगी, ठीक है जी। हाँ जी इसमें मिनिमम पावर कौन सी है, x की पावर 1/2 के x की पावर 1/4। तो x की पावर 1/4 ये मिनिमम है। तो आपने इसको सपोज करना है जी किसके इक्वल, y के इक्वल। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है जी। मिनिमम पावर को सब्स्टिट्यूट किया जाता है तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। अच्छा जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की तरफ। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या हुआ करती थी, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है वो पावर में आया करता था, ठीक है ना। तो सिंपल 19 में डेफिनेशन ही मेंशन है, कहते जी इक्वेशन इन विच द वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, लॉगरिथम इक्वेशन, हाइपरबोलिक इक्वेशन या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो क्या इसका आंसर होगा, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर में आ जाए तो उसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहा करते थे। MCQ नंबर 20 देखें, ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं। कहते इफ़ 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो देन द वैल्यू ऑफ x क्या होगी, 0, 1, -1 या नन ऑफ दिस। अगर मैं इसमें 0 पुट करूं तो 2 की पावर x माइनस 1 है तो x की जगह 0 पुट करूं तो 2 की पावर -1 जो कि 1 के इक्वल नहीं बचता। अगर मैं b x की वैल्यू 1 पुट करूं, ठीक है ना, तो 2 की पावर 1 - 1 क्या होगा 0, 2 की पावर 0 क्या होता है 1 हो जाता है। तो इसका आंसर फिर बी ऑप्शन है। तो अगर कोई इक्वेशन दे, ठीक है, ज़्यादातर मेथड यही होता है कि आप उसमें वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो और चेक करो कि कौन सी वैल्यू उसको सेटिस्फाइड कर रही है। अगर मैं -1 पुट करके करूँगा तो तब ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसका आंसर बी ऑप्शन है। अच्छा जी MCQ नंबर 21 है, कहते हैं इफ x की 4 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 है देन x किसके इक्वल होगा, 1/2 के, -1/2 के, 2 के या -2 के। सोल्यूशन इसका देखते हैं जी। एक तो मेथड आपको बताया कि कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं, ठीक है जी। मगर इसका सोल्यूशन देखें, मेरे पास 4 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 दिया था। 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 1/2 को 2 की पावर -1, तो 2 की पावर 2 और उसका पावर x है तो 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है जी। तो मेरे पास एक्सप्रेशन आया 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -1। तो बेस क्या है, सेम है, इक्वल है, तो फिर पावर्स को इक्वल कर देते हैं। तो 2x किसके इक्वल होगा, -1 के, और x किसके इक्वल आ जाएगा, -1/2 के आ जाएगा, ठीक है जी। MCQ नंबर 22, ठीक है जी, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना और बेस्ट अब यहाँ पे ऑप्शन यही है या बेस्ट वे यही है कि आप वैल्यूज़ को बारी बारी पुट करके चेक करो, ठीक है ना। तो 0 पे ही इसका आंसर मिल रहा है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसी तरह MCQ नंबर 23 भी आप लोगों ने ट्राई करना है। एक्सप्रेशन दिया हुआ जी 2 की पावर 2x माइनस 3 डॉट 2 की पावर x प्लस 2 और प्लस 32। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए कौन सी सूटेबल सब्स्टिट्यूशन होगी, ये पहले भी बात कर चुके हैं, ये देखना है आप लोगों ने। और साथ ही MCQ नंबर 24 भी आप लोगों ने चेक कर लेना है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है जी किसकी, रेसिप्रोकल इक्वेशन की। रेसिप्रोकल इक्वेशंस क्या हुआ करती थी, ठीक है जी, एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, यानी किसी भी इक्वेशन को इक्वेशन में x को 1/x के साथ रिप्लेस कर लिया जाए और इक्वेशन चेंज ना हो तो उस इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन का नाम दिया करते थे। फॉर एग्जांपल MCQ नंबर 26 हमारे पास है, कहते हैं जी एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x प्लस 1/x इज इक्वल टू c हो तो ये कौन सी इक्वेशन है, रेसिप्रोकल, एक्सपोनेंशियल, रेडिकल या लीनियर इक्वेशन। तो देखें अगर x को मैं 1/x के साथ रिप्लेस करता हूँ तो ये 1/x और ये 1/x जो है ये x आ जाएगा। तो बेसिकली 1/x प्लस x प्लस 1/x ही बन जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये फिर आपकी एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। इसी तरह ये आपको याद होगा कि ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस bx
प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये भी आपकी रेसिप्रोकल इक्वेशन हुआ करती थी। MCQ नंबर 28, ठीक है जी, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू c है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ओपन करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाता है, ठीक है जी, माइनस 2 आ जाता है। तो फिर ये इक्वेशन कौन सी वेरीफाई कीजिएगा, ये भी आपकी रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास रेडिकल इक्वेशन की है। रेडिकल इक्वेशन क्या थी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर रेडिकल साइन हो, यानी स्क्वायर रूट या कोई भी रेडिकल साइन हो, तो उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहा करते थे। जैसे कि MCQ नंबर 29 हमारे पास है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड, ठीक है जी। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर रेडिकल साइन हो, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल इक्वेशन कहते हैं जी, ठीक है जी। फिर MCQ नंबर 30 है, कहते हैं कि एक्स्ट्रा सोल्यूशन विच डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन इज कॉल्ड। तो रेडिकल इक्वेशन में जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे सोल्यूशन आ जाते हैं या एक्स की ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करती, तो उन वैल्यूज़ को हम एक्सट्रेनियस सोल्यूशन या रूट्स कहा करते थे। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर मेरे पास ये इक्वेशन है, ठीक है जी, कौन सी इक्वेशन है, रेडिकल, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ 3 राइट पे जाकर माइनस हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर किया तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, प्लस 1 राइट पे जाकर माइनस होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब जब मैं इस वैल्यू को वेरीफाई करता हूँ या चेक करता हूँ तो क्या होता है, तो x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 था, तो x की वैल्यू कितनी थी, 8 आई। 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, ठीक है ना। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 प्लस 3 कितना होगा, 6, तो 6 डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे इक्वल 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो आंसर है ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो फिर ये एक्सट्रेनियस रूट आपका कहलाता है। अब जी नेक्स्ट MCQ नंबर हमारे पास 31 है, कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस c इज कॉल्ड। तो इसके ऊपर देखें रेडिकल साइन है, तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन हुई, ठीक है जी, रेडिकल इक्वेशन हुई, जैसे कि C ऑप्शन आपके पास है। अच्छा जी MCQ नंबर 32 कहता है जी स्क्वायर रूट ऑफ x 2x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 5, देन x किसके इक्वल होगा, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के। देखिए जी सिंगल वैल्यू दी हुई है, सॉल्व करने के बजाय आप इनको वेरीफाई कर लें। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 2 4 प्लस 5, तो 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। तो ये तो नहीं रही। 3 अगर पुट करूँ 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, 7 का स्क्वायर रूट भी नहीं याद। तो अगर मैं 4 पुट करूँ तो 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9 हो जाता है, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 3। तो इधर भी अगर मैं 4 पुट करूँ तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2। तो पहले 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। MCQ नंबर 33 ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना, ये प्रैक्टिस के लिए है आप लोगों के लिए। अच्छा जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है जी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो आपको याद ही होंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या हुआ करते थे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या हुआ करते थे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर हुआ करते थे, ठीक है, ये याद होंगे आप लोगों को। और ये भी याद होगा कि ओमेगा की वैल्यू क्या हुआ करती थी, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2 हुआ करती थी। और ओमेगा स्क्वायर की क्या हुआ करती थी, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2 हुआ करती थी, याद है ना। जैसे कि MCQ नंबर 35 में भी पूछा हुआ है, कहता है इफ ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है जी, देन ओमेगा किसके इक्वल हुआ करता था, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2 हुआ करता था। इसी तरह नेक्स्ट में पूछा हुआ है जी क्या कि हाँ जी, इफ ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल था, जैसे कि C ऑप्शन में -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2 था। ओमेगा हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2 था, जबकि ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2 है। अब नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 37, ये क्यूब रूट्स की एक प्रॉपर्टी है
क्या है, द सम ऑफ ऑल थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, हाँ जी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम कितना हुआ करता था, 0 हुआ करता था। जैसे कि MCQ नंबर 38 ये कहता है जी इफ ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हुआ करता था, 0 के हुआ करता था। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हुआ करती थी कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या हुआ करते थे, 1 के इक्वल हुआ करते थे, ठीक है ना। जैसे कि MCQ नंबर हमारे पास 39 है जी, कहते थे प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या था, 1 था, जो कि ओमेगा क्यूब हुआ करता था। तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता था, 1 के इक्वल हुआ करता था। हाँ जी, MCQ नंबर हमारे पास 41 आ गया जी, क्या है, कहते हैं इफ ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा जी, ठीक है ना। हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल था, 0 के। तो 1 राइट पे जाकर क्या हो जाएगा, -1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है जी, -1 के, जैसे कि ए ऑप्शन में। अब नेक्स्ट हम मूव करते जी, हमारे पास क्या है, हाँ जी, MCQ नंबर 42 अगर हम देखें तो ये भी एक प्रॉपर्टी हमारे पास, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, हाँ जी, स्क्वायर ऑफ अदर थे, रेसिप्रोकल ऑफ अदर थे, या कॉन्जुगेट ऑफ अदर थे, ठीक है, क्या थे, ठीक है। अब अगर मैं ऊपर वैल्यूज़ की तरफ मूव करूँ, ओमेगा की वैल्यू क्या थी, ये है, और ओमेगा स्क्वायर की ये है, तो ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। मैं अगर ओमेगा का स्क्वायर लूँ तो मेरे पास यही आंसर आएगा, और अगर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लूँ तो मेरे पास ओमेगा आ जाएगा। अगर आप देखें ओमेगा स्क्वायर की, अगर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लूँ तो क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 4, जिसको आप ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हो ना। तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल था, 1 के। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। इसी के साथ अगर मेरे पास ओमेगा की ये वैल्यू, इसका कॉन्जुगेट लूँ, क्या कॉन्जुगेट, तो -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, देखेंगे आयोटा कॉन्जुगेट में आयोटा का साइन क्या करते हैं, चेंज, तो वो आपके पास यही वैल्यू आ जाती है। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के क्या हुए, कॉन्जुगेट भी हुए, ठीक है जी। एक और भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो आपको वैसे ये याद भी होगा कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल था, 1 के। तो ओमेगा क्यूब को मैं क्या, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ओमेगा को राइट पे डिवाइड कर दे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा हो गया। तो 1 ओवर ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। तो 1 ओवर ओमेगा बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं। तो जैसे कि MCQ नंबर 42 कहते हैं ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी स्क्वायर भी होते हैं, रेसिप्रोकल भी होते हैं और कॉन्जुगेट भी होते हैं। तो ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ही क्या है, कहता जी द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर। तो कितने हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते थे, टोटल 3, जिनमें 2 जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे, जैसे कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितने होते हैं, 2, और द नंबर ऑफ रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितने थे, 1 थे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, कहता जी इफ ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द क्यूब रूट्स ऑफ 8, ये क्या होंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा या 2 ओमेगा स्क्वायर, या सी या डी ऑप्शन होगी, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, सोल्यूशन में देखें तो हमने 8 का क्यूब रूट बताना है। तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू सपोज किया x, तो x की पावर 3 किसके इक्वल आया, 8, और 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो पावर सेम है तो कैंसिल होगी, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 2। क्योंकि क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे थे 3 वैल्यूज आनी चाहिए। अब ये आप लोगों ने याद रखना है कि अगर एक आंसर 2 आ गया तो दूसरा ओमेगा और ओमेगा के मल्टीपल, ओमेगा स्क्वायर के मल्टीपल होंगे। जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर इसके आंसर हो जाएंगे। अच्छा जी, MCQ नंबर 46 है, ठीक है जी। कहते हैं 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी आर, किसके बताने हैं, यूनिटी के स्क्वायर रूट बताने हैं। तो आप यूनिटी के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो 1 और -1 ही आते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 राइट लेफ्ट पे आकर माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर -1 को आप एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस करो तो वहाँ से x की 2 वैल्यूज मिलेगी, जो कि एक 1 और -1 होगी। हाँ जी, नेक्स्ट MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, कहते हैं जी फॉर एनी n बिलोंग टू z
देन ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू किसके होगा, ठीक है जी, ए ऑप्शन बी सी के डी, ठीक है, किसके इक्वल होगा। अगर सपोज मैं ओमेगा की पावर अब इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो इंटीजर में चलिए जी 0 अगर मैं ले लूँ तो ओमेगा की पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। और n की जगह 1 ले लूँ तो ओमेगा आ गया, और अगर 2 ले लूँ तो ओमेगा स्क्वायर, या चले 2 से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, 2 से स्टार्ट कर लेता हूँ तो ओमेगा की पावर 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा की पावर 3 कितना होगा, ओमेगा की पावर 3 यानी ओमेगा क्यूब किसके इक्वल था, 1। अगर फिर मैं 4 कर लेता हूँ तो ओमेगा की पावर 4 क्या होगा, वो ओमेगा होगा। तो आप ओमेगा की कोई भी पावर ले लो तो उसका आंसर 1 या फिर ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQ आपने ट्राई करना है, ठीक है जी, -8 के क्यूब रूट्स क्या होंगे, इसी तरह उससे नेक्स्ट 64 के क्यूब रूट्स क्या होंगे, ये आप लोगों ने वेरीफाई चेक करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर, तो वो क्या होते थे, +-1 और प्लस आयोटा हुआ करते थे। 16 के फोर्थ रूट्स क्या होंगे, तो 16 का फोर्थ रूट अगर मैं सपोज करूं 16 का फोर्थ रूट इज इक्वल टू x ले लूं तो x की पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 16 के, x की पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 16 के। 16 लेफ्ट पे आकर माइनस, तो इसको हम x स्क्वायर का स्क्वायर -4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस करोगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के कि उनका सम किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। द सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, 0 होता है, यानी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या थे, 1 +-1 और प्लस आयोटा था। तो इनका मैं सम करूं यानी 1 +-1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा ये भी, तो सम इसका क्या आता है, 0। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, हाँ जी, ये -1 होता है, ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, -1 होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन या थ्योरम था, क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। कहते हैं इफ़ अ पॉलिनोमियल f of x इज डिवाइडेड बाय लीनियर, ठीक है जी, लीनियर डिवाइजर x-8 देन रिमाइंडर क्या होता था, ठीक है जी। यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू आती थी वो आप फंक्शन में पुट करते थे, जब सोल्व करते थे वही आपका रिमाइंडर का आंसर हुआ करता था। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, f ऑफ a इसका आंसर होगा। इसी तरह सेम मेरे पास MCQ नंबर 52 है, कहते हैं इफ़ अ पॉलिनोमियल p f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय लीनियर डिवाइजर ax + 1 देन रिमाइंडर क्या होगा। जब ax + 1 को आप 0 करोगे, ax + 1 इज इक्वल टू 0, 1 राइट पे जाकर माइनस और x की वैल्यू निकालेंगे तो -1/a आएगी। तो रिमाइंडर चाहिए तो वो x की वैल्यू -1/a जो है वो आप फंक्शन में पुट कर दोगे तो वो रिमाइंडर आ जाएगा, जैसे कि C ऑप्शन में है, ठीक है जी। 55 हमारे पास है, इसमें क्या होगा, ax - b को अगर आप 0 करो तो b राइट पे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा और a डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आती है, b/a आ जाती है। तो फिर रिमाइंडर क्या होगा जी, C ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 56 कहता है जी x की पावर 3 + 3x² - 6x + 2 इज डिवाइडेड बाय x + 2 देन रिमाइंडर इक्वल्स टू, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी। तो क्या किया, x + 2 को जब मैं 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। वो आप इस एक्सप्रेशन में पुट करना, सॉल्व करना और चेक करना कि क्या आंसर होगा, A B C के D होगा। ये आपके लिए असाइनमेंट होगी, ठीक है जी। MCQ नंबर 57 हमारे पास है, कहता है जी इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर -5x + k है रिमाइंडर, और उसका रिमाइंडर कितना है, 1 है, देन, ठीक है जी। अच्छा जी, व्हेन डिवाइडेड बाय x - 1 देन k किसकी इक्वल होगा, -5k, 5k, -4k या नन ऑफ दिस, ठीक है जी। कहता है जी f ऑफ x जो है x² - 5x + k हैज़ रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 1 देन k किसकी इक्वल होगा। तो आप जब यहाँ पे x को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, ठीक है। वो 1 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो वो आंसर क्या मिलेगा, रिमाइंडर। क्योंकि रिमाइंडर किसके इक्वल है, 1, तो उसको इक्वेट करोगे तो आपके पास k की वैल्यू होगी, जैसे कि ये मेरे पास सोल्यूशन है, ठीक है ना। क्या है जी कि f ऑफ x इज इक्वल टू x² - 5x + k था, x की वैल्यू 0 के इक्वल की तो कितनी आई, 1। ये फंक्शन में पुट की तो वो आपका क्या होगा, रिमाइंडर। तो एक फंक्शन में x की जगह क्या पुट किया, 1, तो 1 का स्क्वायर -5 × 1 + k आ जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है,
1 -5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -5 और +1 कितना हो जाएगा -4 चूँकि मैंने k फाइंड आउट करना -4 राइट पे आकर प्लस हो जाएगा 1 में तो कितना आ जाएगा 5। चलिए जी MCQ नंबर, ठीक है जी, एक्स्ट्रा है ये आप लोगों ने ट्राई करना। कहता है जी इफ़ x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस देन a कितना होगा। फैक्टर किसे कहते थे कि जो किसी पॉलिनोमियल को पूरा डिवाइड कर दे, ठीक है ना, पूरा डिवाइड कर दे। जब कोई एक्सप्रेशन किसी को पूरा डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर क्या बचता होता है, 0 बचता होता है। तो रिमाइंडर 0 करके आप सोल्व कीजिए कि a की वैल्यू कितनी आती है जी। नेक्स्ट है जी ये एक आर्टिकल है, ठीक, डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है जी। आप किसी भी एक्सप्रेशन को जब डिवाइड या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हो तो जो डिवाइड हो रहा होता है उसको डिवाइडेंड कहा जाता है। जिसके साथ डिवाइड कर रहे होते हो वो डिवाइज़र होता है और जो आंसर आता होता है वो आपका क्वोशंट होता है, ठीक है ना। तो कहता है जी डिवीजन एल्गोरिदम इज़ डिफाइंड एज, ठीक है जी, कैसे कि डिवाइडेंड इज़ इक्वल टू किसकी होगा, डिवाइडेड इक्वल टू किसके होगा, ये होता है जी डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है ना। डिवाइडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट, सॉरी डिवाइज़र इज इक्वल टू होता है जी डिवाइडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर के होता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास कौन सी ऑप्शन आपके पास आ रही है, ठीक है जी, बी ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरह नीचे भी उसने वही पूछा हुआ है, डिवीजन एल्गोरिदम इज़ क्या होता था, डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर किसके इक्वल होता था, डिवाइडेंड के इक्वल, जिसको डिवाइड करते थे। इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। और लास्ट में ये हमारे पास शॉर्टकट मेथड फॉर लॉन्ग डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय x - a क्या कहलाया करता था। एक और भी मेथड हुआ करता था डिवीजन का, वो था जी सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है जी, क्या था, सिंथेटिक डिवीजन। तो आपके पास इसका ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। इसी के साथ आज का लेक्चर भी ख़त्म करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।